नदीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। आपने आपने मुनीर अकरम साहब की भी यकीन तौर पर गुफ्तगू सुनी होगी। उनका एक पाकिस्तान को आलमी सतह पर प्रेजेंट करने का एक अहम तजुर्बा भी है। आप क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान के रोल से मुतालिक? आपने बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। होपफुली अगर कोई ऐसी शख्सियत सुन रही हो हमें, उन तक ये मैसेज पहुँचे कि पाकिस्तान इस किरदार से बाकायदा तौर पर जो है वो ईरान की और इसराइल की जंग रुकवा सकता है। लेकिन आप क्या समझते हैं, यकीन तौर पर ईरान को फेस सेविंग भी चाहिए होगी, किस तनाजुर में दी जा सकती है फिर वो फेस सेविंग, और क्या होगी? देखिए, पहली बात तो ये मैं अर्ज करूं, मुनीर अकरम साहब इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिप्लोमेट्स पाकिस्तान हैव एवर प्रोड्यूस्ड। तो बहुत अरसा पहले आगा शाही साहब ने मुनीर अकरम साहब के बारे में ये कहा था कि मुनीर अकरम इज द जूल ऑफ पाकिस्तान डिप्लोमेसी। मुनीर अकरम साहब की जो तजर्बा है उसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं जी, नहीं कर सकता। लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा वेरी रिस्पेक्टफुली जो उन्होंने कहा कि ओआईसी को अरब ममालिक को शामिल करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितने ज्यादा कंट्रीज इस पीस एफर्ट में शामिल होंगे उतना ही इसमें डिले होगा, चूंकि हर कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो उनके एम्बेसडर्स हों, चाहे वो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हों, उनको कंसल्ट करने के लिए बार बार अपने कंट्री से पीछे बैक होम कंसल्ट करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। और इस वक्त टाइम नहीं है। मैं जो बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि ईरान के पास टाइम भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। सो इस वक्त कोई एक कंट्री अगर स्टेप अप करता है, कोई भी कंट्री, सऊदी अरेबिया को ले लीजिए आप, किसी भी और कंट्री को ले लीजिए, किसी यूरोपियन कंट्री को ले लीजिए, तो एक इंडिविजुअल प्लेयर अगर इन्वॉल्व होगा जिसके अमेरिका के साथ भी डायरेक्ट मरासम हो, वो इस मसले को इस वक्त ज्यादा इफेक्टिवली और ज्यादा क्विकली रिजॉल्व करवाने में हेल्पफुल हो सकता है। जितने ज्यादा प्लेयर इस गेम में होंगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि मैं आपको तकलीफ दे अमर है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, कश्मीर का मसला 78 ईयर से लटका हुआ है। ओआईसी में मीटिंग्स पे मीटिंग्स हुई, हजारों मीटिंग्स हुई हैं ओआईसी की कश्मीर के ऊपर। आज तक ओआईसी ने पाकिस्तान को कश्मीर के मसले पे क्या दिया सवाए रेजोल्यूशंस के? याद रखिए, देखें, दोस्तियां, ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अपनी जगह, बट ग्राउंड रियलिटीज वो हर बंदा आपको नहीं कहेगा, और वो भी लाइव शो में। बिल्कुल, लेकिन इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। नदीम साहब, आप बहुत वैलिड पॉइंट को रेज करें। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो ईरान को इंटरनली फैसला करना है कि उन्होंने अपनी जंग को जारी रखना है, अपनी ईगो को बचाना है, या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और अपनी कौम को बचाना है। ये दो ऑप्शन है उनके पास। ईगो को बचा लें, मुल्क तबाह करवा लें, मुल्क बचा लें, कौम को बचा लें, और अपनी ईगो पे कंप्रोमाइज करके फैसला ये कर लें कि हमने जंग में नहीं जाना, मजीद जंग में नहीं जाना। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जंग अगर इसको फौरी तौर पे ना कंटेन किया गया तो ये जंग बहुत तबाहकुन होगी। और बाकी दूसरी भी, मैं मुनीर अकरम साहब, अगेन मैंने जिस अर्ज किया कि मैंने खुद जिंदगी में बेइंतहा सीखा है। मैंने जितनी दफा मुनीर अकरम साहब के साथ बैठा हूं, मिला हूं, मैंने उनसे कुछ ना कुछ सीखा है। लेकिन ये जंग नहीं फैलेगी रीजन में, ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं। ये जंग नहीं फैलेगी रीजन में। कोई ईरान के साथ खड़ा नहीं होगा, ना कोई अरब मुल्क खड़ा होगा, ना पाकिस्तान इवन खड़ा होगा, इसलिए कि पाकिस्तान भी तो अमेरिका में बैठा हुआ इस वक्त। सो ये सिंपल सी बात है कि ईरान को फैसला करना है। सबसे पहला फैसला ईरान को करना है। ईगो बचानी है या अवाम बचानी है। तो नदीम साहब, आप क्या समझते हैं कि फिर ऐसी सिचुएशन में ईरान को दस्तबरदार होना चाहिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से? देखिए, यही तो फिर जिस वक्त बातचीत का रास्ता खुलेगा तो फिर कुछ दो और कुछ लो पे फैसला होगा। कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा ईरान को। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ईरान ये कहे कि जी हमने अपनी जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम भी जारी रखना है, हमने अपना प्रोलिफरेशन भी जारी रखनी है, हमने एटम बम भी बनाना है, और हमने मुज़ाकरात भी करने हैं। आप थोड़ा सा टाइम तो गेन कर सकते हैं इससे, लेकिन ये कोई मसला हल नहीं करेगा। आपको फौरी तौर पे अगेन
ईरान की लीडरशिप को विद इन 24 आवर्स ये फैसला करना है कि हमें किस तरफ जाना है। एक रास्ता है अपनी ईगो को बचाने वाला, वो तबाही की तरफ जा रहा है। दूसरा रास्ता है कंप्रोमाइज का। देखिए, इस वक्त अगर मैं ईरान का सुप्रीम लीडर हूं तो मैं अपनी अवाम की जान माल को अपनी ईगो पे तरजीह दूंगा, मैं अपनी ईगो को कंप्रोमाइज कर लूंगा। हाँ, खामोशी से भी दोस्तों से रिक्वेस्ट की जा सकती है। आप फोन उठाइए, पाकिस्तान के किसी लीडर से जिनसे आपके डायरेक्ट मरासम है उनसे बात कीजिए कि प्लीज आप हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की भी हिफाजत कीजिए और कोई फौरी तौर पे एमिकेबल रेजोल्यूशन भी निकालिए। तो कम से कम फौरी तौर पे ये दोनों साइड से जंग और मिसाइल्स का आना जाना बंद हो। देखिए, अभी तक सिर्फ एक दिन में 24 आवर में ईरान ने अपने कितने बड़े बड़े लीडर लूज कर दिए जी। आप मुझे बताइए, क्या इजराइल में कोई एक भी उनका कोई लेफ्टिनेंट कर्नल, कोई मेजर, कोई ब्रिगेडियर तक कोई इसका हमलों का निशाना बना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो लूजर कौन है अभी तक विद इन 24 आवर की वॉर में? द बिगेस्ट लूजर एंड द ओनली लूजर, मैं तो ये कहूंगा नॉट द बिगेस्ट, द ओनली लूजर इज ईरान। ईरान को ये फैसला करना है फौरी तौर पे। जिस तरह आपने भी सवाल पूछा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और मैं आपको बता रहा हूं जो मुसाद की पेनिट्रेशन है ईरान में बहुत गहरी है, और ईरान में बहुत बड़ी तादाद, अमेरिका और इजराइल के बाद सबसे बड़ी तादाद जूश पॉपुलेशन की ईरान में है। वो आज तक हम समझते थे कि वो ईरान के साथ लॉयल हैं, वो ईरान के साथ लॉयल नहीं है। मेरा जो ख्याल है जाती तौर पे, जो इजरायली इंटेलिजेंस की पेनिट्रेशन है कि वो जब चाहें जिस लीडर के घर में मिसाइल मार के, चाहे वो फलस्तीनी लीडर हो चाहे वो ईरानी लीडर हो, जब चाहें जिसको चाहें वो मिसाइल के साथ उड़ा देते हैं। किस तरह इतनी ज्यादा एक्चुअल और इतनी ज्यादा एक्यूरेट पिन पॉइंट इंटेलिजेंस उनको कहां से मिलती है? यकीन तौर पे ये ऑलरेडी वहाँ पर ऑलरेडी फिट इन और एडजस्ट होके बैठे हुए हैं, जो इस तमाम तरह सिचुएशन को यकीन तौर पर बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे। नदीम अली साहब, इस वक्त इतलात ये आ रही हैं कि जो ईरान है वो मुमकिना तौर पर एक मिसाइल लॉन्च कर सकता है जिसका नाम खैबर है, और वो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, और इतलात ये आ रही हैं कि वो अब से कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर लॉन्च भी करेगा ईरान की जानिब। सो आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? ये बहुत ही ऑथेंटिक ज़राए हैं जो ये शेयर कर रहे हैं, इस सिचुएशन को कैसे देखेंगे? ये बड़ा खतरनाक सवाल किया आपने, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये बहुत खतरनाक सवाल आपने किया है, और मैं हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकत ईरान ना करे, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि इसका कोई नुकसान इसराइल को होगा। अगर होगा भी, अगर फर्ज करें होगा भी, तो उसके जवाब में इसराइल क्या करेगा? खामोश तो नहीं बैठेगा। इसराइल खामोश बैठेगा भी तो क्या अमेरिका खामोश बैठेगा? इट्स ए वेरी 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 डेंजरस क्वेश्चन, extremely dangerous question or extremely dangerous situation. I hope nobody is thinking about it. और इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर है, और वॉरहेड की जो गुंजाइश है वो 1500 किलोग्राम की है। जो इतलात आ रही हैं कि अब से कुछ देर में जो है स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, और मुमकिना तौर पर ये जो है वो अटैक किया जा सकता है। जो ईरान के जो पासदारान इनकलाब गार्ड हैं उनकी सोर्सेज जो हैं वो इस चीज़ को शेयर कर रही हैं। यकीन तौर पर फिर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, और ईरान के लिए फिर फेस सेविंग आपको लगता है फिर मुमकिन हो पाएगी इस सारी सिचुएशन को इतना एस्केलेट कर देने के बाद? देखिए, अभी भी मैं समझता हूं कि अभी भी इट्स नॉट टू लेट। मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं उनकी मैं एडमायर करता हूं। अभी भी अगर उनसे डायरेक्ट राब्ता करके कहा जाए कि लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशंस, ही विल स्टिल डू इट। ये मैं आपको बता रहा हूं, ही विल स्टिल डू इट। लेकिन ये जो आपने पहले बात की है, मुझे लगता है कि ये जो ईरान की मीडिया वॉर अभी तक चलती रही है
क्योंकि ईरान या तो प्रॉक्सी वार्स में एक्सपर्ट है या वो मीडिया वॉर में, स्टेटमेंट वॉर में एक्सपर्ट है। लेट्स होप कि ये उनकी मीडिया और स्टेटमेंट वॉर का हिस्सा हो, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ईरान इस तरह की कोई हमाकत कर सकता है, बिकॉज उसके बाद जो ईरान का हाल होगा, अमेरिका इज नॉट गोइंग टू लेट दिस गो। मैं बड़ी बदकिस्मती ये है कि इट्स ए वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और मुझे तो इस पे बात करते हुए भी खौफ आ रहा है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं जिंदगी भर पीस एडवोकेट रहा हूं। मैं हर मसले को पुरअमन तरीके से हल करने का न सिर्फ बिलीवर हूं, बल्कि ख्वाहिशमंद भी हूं। मैं जहां भी मुझे मौका मिलता है, मैं पीस को प्रमोट करने की कोशिश करता हूं। जहां पे प्रमोट नहीं कर सकता, वहां पे दुआ जरूर करता हूं। और मेरी ये दुआ है कि ये मसले को अल्लाह ताला पीसफुली तरीके से हल कर दें। हाँ, आपके सवाल के जवाब में मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ईरान की फेस सेविंग अभी भी हो सकती है, लेकिन ईरान को कुछ कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, कुछ गिव इन करना पड़ेगा। तो फिर आपको लगता है कि ये जो इस वक्त रिजीम इस वक्त है, वही बात जो आपसे कुछ देर पहले ट्रांसमिशन में हम कर रहे थे, तो फिर ये अमल ईरान में रिजीम चेंज का बायस बनेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए, मैं नहीं समझता कि इंटरनल रिजीम चेंज जरूरी हो जाए इस पीसफुल रेजोल्यूशन के बाद। लेकिन मैं उसके दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि इन एनी केस ईरान में रिजीम चेंज अब होना चाहिए, दो रीजन से। एक तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट मुल्ला बैठे हुए हैं जी, इनका टाइम मेरा ख्याल है अब ओवर हो गया। इनको अब ये फैसला साजी जो है, इसका अख्तियार अवाम के नुमाइंदों को देना चाहिए। और दूसरी बात है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट सोच वाली रजीम है, ये भी अब इसकी जगह कोई नहीं रही। क्योंकि जिस वक्त आप एक्सट्रीमिस्ट सोच लेके और आप फैसले करते हैं, तो आप अपनी कौम की सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये जंग, ये मिसाइल, ये बॉम्ब और खुदा न खास्ता ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये किसी मसले का हल नहीं है, याद रखिए। बिल्कुल। और जंग से तो जितना हो सके अवॉइड किया जाना चाहिए। और हम जिस तरीके से, अगर आप वाज़ेह तौर पर देखें, चाइना की स्ट्रेटजी है, उसने ना सिर्फ आलमी सतह पर ख़ुद को मनवाया है, बल्कि दुनिया अब उसकी टेक्नोलॉजी की भी मुअत्तरिफ हो गई है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने उस टेक्नोलॉजी को माहिराना अंदाज में भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, तो पाकिस्तान ने भी जो है वो उसमें अपना लोहा मनवाया है। नदीम मलिक साहब, इसमें एक अहम पॉइंट जो सामने आ रहा है, वो आप मशरिक़ वस्ता की अगर ख़ास तौर पर सिचुएशन देखें, जहाँ पर इजराइल भी हावी रहता है, वहाँ पर अमेरिका भी रहा है। लेकिन अगरचे कि अमेरिका को ना सिर्फ मिडल ईस्ट, बल्कि साथ ही साथ देख लें, तबाही तो बहुत की है, क्योंकि खुला असला है, असले की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, सप्लाई करना है, तो फिर उस जगह पर असला तो कम नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान को ले लें, इन तमाम तर एरियाज से अमेरिका पिट के निकला है। और एक बार फिर क्या आप इस सिचुएशन के बाद मिडिल ईस्ट की वही सिचुएशन देखते हैं जो हमने सोवियत टाइम में देखी है, या फिर उसके बाद 2000 के इनिशियल शुरू में हमने देखी है? देखिए, पहली बात तो ये मैं क्लैरिफाई करता चलूं कि अफगानिस्तान से अमेरिका खुद नहीं निकला जी। अमेरिका के लॉसेस इतने हैवी थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिका की एंगेजमेंट, डायरेक्ट एंगेजमेंट इस तरह की नहीं थी वहां पे वॉर में। अमेरिका की एंगेजमेंट सिर्फ 30,000 फीट हाई से थी, मोस्टली ऊपर से मिसाइल फेंक के, और वो उन्होंने तबाही की अफगानिस्तान में। उसके बावजूद जो थोड़े बहुत नुकसान अफगान लोगों ने किया, तो दैट फोर्स्ड अमेरिका टू क्विट एंड मूव आउट ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में भी इस तरह का कोई काम करेगा, उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। क्योंकि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये पिछले महीने जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया, हम सब का ये ख्याल था, मैं ऑनेस्टली खुद भी एडमिट करता हूं कि हमारी जजमेंट भी ये थी कि ये सिर्फ मिडिल ईस्ट के ऑयल रिच कंट्रीज से पैसा बटोरने का ट्रिप था। 2, 2.5, 3 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने वहां से लिए, जहाज भी मुफ्त में ले लिया। जी। सो
मेरा भी ख्याल था कि ये फाइनेंशियल ट्रिप था, पैसा इकट्ठा करने का, लेकिन आज की सिचुएशन से ये बात बहुत वाज़ेह हो गई है कि ये ट्रिप एडवांस में उन कंट्रीज को एतमाद में लेने का ट्रिप था कि ये होगा। और मैं आपको ये बड़े वसूख से अब बता रहा हूं कि जो 2 और 2 4 करके हम इस नजरिए पे पहुंचे हैं कि वहां पे जितने अरब मुल्क हैं उन सबको कॉन्फिडेंस में लिया गया कि इजराइल ने ये काम करना है, हमारी बैकिंग से करना है और आपने खामोश रहना है। इसीलिए मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि ओआईसी का इस केस में पीस प्रोसेस में कोई रोल नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरा जो तज्जिया है वो ये है कि तमाम अरब ममालिक दे नो दिस कि ये होना था, दे वर टेकन इन कॉन्फिडेंस बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प। सो वो किस तरह पीस प्रोसेस में अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। अब ये मेरा सवाल है आपसे, मेरे इस तज्जिए के बाद आप बताइए कि अगर आपको प्रेसिडेंट ट्रम्प आके बताते हैं कि हमने पिटाई करनी है ईरान की और तुमने नहीं बोलना, आप कैसे पीस प्रोसेस में हिस्सा लेंगे, बताइए। अब ये आपके पास सवाल है। नदीम अली साहब, यकीन तौर पर आपने जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दिया है, लेकिन अगर देखा जाए आलमी सतह पर, क्योंकि अपने मफादात ही दुनिया भर में देखे जाते हैं और IR एज सब्जेक्ट जिसकी एक बेसिक कंडीशन या बात जो समझने वाली है वो यही है कि सबसे पहले अपने मफादात हैं और बाद में कोई और चीज़ है। तो इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जिस कंडीशन में आपने डाला है, उसमें यही है कि आप अपने मफादात देखें, आप अपना फ्यूचर देखें, आप अपने लोगों की सिक्योरिटी देखें और फिर कोई जो है वो उसके मुतालिक जो इक़दामात हो रहे हैं आलमी सतह पर उससे मुतालिक कोई अपना बयान जारी करें या फिर कोई सपोर्ट या रिएक्शन दें। लेकिन नजीर साहब, इस वक्त ईरान की जो मुकम्मल तौर पर सिचुएशन है, डू यू थिंक हाल ही में पाकिस्तान के साथ भी उसके जो दो तरफ़ा ताल्लुकात रहे हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हुए? पाकिस्तान और भारत की जब लड़ाई हुई तो फर्स्ट कंट्री वाज ईरान जिसने इनिशिएट किया था कि हम इन मामलात को बेहतर कराते हैं। आप इस बयान को, इस वक्त ईरान उस कंडीशन में है, कैसे देखते हैं? पाकिस्तान का जो रोल तो आप बता चुके हैं, लेकिन अगर ये जंग नहीं थमती और जो मैंने आपसे इससे पहले खैबर मिसाइल से मुतालिक जो इतलात दी वो अब मज़ीद मुसद्दिका होती जा रही हैं, वेट वॉच एंड सी वाली कंडीशन है। होपफुली जो आपने पूरी की पूरी सिचुएशन बताई है उसमें वो ना हो, क्योंकि ईरान के लिए काफ़ी डिस्ट्रक्शन होगी जिसे वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद फिर अल्लाह ना करे कि इस हद तक सिचुएशन जाए, लेकिन फिर क्या होगा? लाइक ऑलरेडी इस वक्त जो रूल कर रहा है ईरान वो सिंगल हैंडेड कर रहा है, वो आपको भी मालूम है, वो सबको मालूम है। और तन्हे तन्हा जो इस वक्त ऑब्वियसली जो लीडरशिप है उसकी तो हतमी और फाइनल जो ऐलान आपको भी पता है कि वो कहाँ से आता है। तो ऐसे में अगर ये जंग जो है वो ग्राउंड से भी लड़ी जाती है, अब तक जो सिचुएशन देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम फ़िज़ाई हमलों में देख रहे हैं और इसमें इतना नुकसान हो रहा है, तो अगर ये ग्राउंडेड जंग भी शामिल हो जाती है ईरान के लिए, ईरान कितना पीछे जा सकता है इस खित्ते से? देखिए, दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस सवाल में। पहली बात तो आपने पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में ईरान के किरदार की बात की। मैं समझता हूं कि ईरान ने बड़ा अच्छा फैसला किया, पाकिस्तान को मॉरल सपोर्ट का यकीन दिलाया, लेकिन वो भी यकीन ये नहीं दिलाया कि इस कॉन्फ्लिक्ट में हम आपके साथ खड़े हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ईरान ने ये नहीं कहा कि इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान पाकिस्तान का साथ देगा, उन्होंने ये कहा कि हम आपका पैचअप करवा देते हैं। राइट? एग्जैक्टली जी। सो इसमें मुझे ये बताइए कि जो माजी में ईरान का किरदार रहा पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी क्लैरिफिकेशन या उसकी वो रिपेयर तो नहीं होती ना। आप तो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम पैचअप करवा देते हैं। पैचअप करवाने वाला तो मुल्क वही होता है जिसकी दोस्ती बड़ी होती है वहां पे। राइट? ऐसे ही है। सो अभी भी मैं समझता हूं कि ईरान क्लियर माइंडेड तरीके से पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस। लेकिन दूसरी तरफ हाँ,
अगर ये जो आपने मिसाइल वाला जो आपने खबर शेयर की है, अगर ये खबर खुदा ना खास्ता 25% नदीम मलिक साहब से वापस राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।